तो आइए गाइस बात करते हैं अप्लाइड जेनेटिक्स के इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है। ठीक, हम जानते हैं कि कोई भी कपल है चाहे, ठीक, उनकी यही इच्छा होती है, उनकी यही डिजायर होती है कि उनका जो बेबी है वो अच्छा हो, वो हेल्दी हो, ठीक है, सुपर माइंड हो। लेकिन ये चीज पॉसिबल कैसे है? ये चीज पॉसिबल है जेनेटिक काउंसलिंग से। किससे पॉसिबल है? जेनेटिक काउंसलिंग से। ठीक, देखिए, बेसिकली जेनेटिक काउंसलिंग जो है ये है क्या कि ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्या है ये? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। उसके भी अंदर होता क्या है कि कुछ एक डिसऑर्डर्स जो आपकी फैमिली की हिस्ट्री है, ठीक है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री मान लो अच्छी नहीं है, तो उसके अंदर लगातार किसी न किसी जो पर्सन है आपकी फैमिली का, ठीक है, उसको लगातार कोई ना कोई डिसऑर्डर हो रहे हैं। ठीक, तो उसमें होता क्या है कि आप ये नहीं चाहते एज ए कपल कि आपका बेबी डिसऑर्डर से डिजीज्ड हो। ठीक, आप यही चाहेंगे कि आपका जो बेबी है वो अच्छा हो, हेल्दी हो। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग हमारे पास एक तरीका है। जेनेटिक काउंसलिंग बेसिकली क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं आपकी फैमिली के हिस्ट्री में लगातार जो आ रहे होते हैं, ठीक, आगे इनहेरिट हो रहे होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। ठीक, उनसे बचा कैसे जाए। तो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर करते क्या है, बेसिकली जो जेनेटिक काउंसलर होता है, ठीक, बेसिकली डॉक्टर्स ही होते हैं। जो जेनेटिक काउंसलर होता है, ठीक, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। ठीक, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो क्या करते हैं, कुछ एक अपने प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, बेसिकली वो पेडिग्री चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? पेडिग्री चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और पेडिग्री चार्ट से वो करते क्या है, आपको बता सकते हैं कि आपके बेबी को जो परसेंटेज है, ठीक है, आपके बेबी को डिजीज होने के जो परसेंटेज हैं वो इतने परसेंट है। ठीक, तो बेसिकली जेनेटिक काउंसलिंग कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, जो कपल होते हैं, उनको जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं वो यही सलाह देते हैं कि बेसिकली करो क्या कि आपकी जो प्रोजेनी है, ठीक, आपके जो बेबी होगा उसको इतने परसेंट होने के, इतने परसेंट डिजीज होने के चांसेस है। ठीक, तो बेसिकली जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं वो करते क्या है, वो जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं वो कुछ एक स्पेशल प्रोसेस होती हैं, ठीक, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, आपको बता पाते हैं कि आपके बेबी को ये डिजीज होने के चांसेस इतने परसेंट है। तो सबसे पहले वो प्रोसेस करते क्या है, बेसिकली आपसे इंटरव्यू टाइप से, ठीक, इंटरव्यू हम बोल सकते हैं, इंटरव्यू टाइप से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक, क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं भी किस टाइप के पूछेंगे। ठीक, उन्होंने बेसिकली करना क्या होता है, जेनेटिक काउंसलर ने, उन्होंने पेडिग्री चार्ट का फॉर्मेशन करना होता है। उन्होंने क्या करना होता है, पेडिग्री चार्ट बनाना होता है। ठीक, अब देखिए इंटरव्यू किस टाइप से, वो आपसे पूछेंगे कि ये जो बीमारी है वो किस किस को थी आपकी फैमिली के में, ठीक है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री में ये जो बीमारी किस किस को थी। तो आप लोग क्या बताओगे कि ये मेरे दादाजी को थी। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे चाचा जी को होगी या फादर को होगी, उसके बाद में ये हमें भी है। ठीक है, तो इस बेस पे या फिर जितने भी आपके फैमिली की हिस्ट्री आप जिसको भी जानते होते हैं, वो अगर आप क्या बताते हैं, उसको पूरी हिस्ट्री बताते हैं जेनेटिक काउंसलर को, और वो हिस्ट्री के बेस पे वो क्या करता है, पेडिग्री चार्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पेडिग्री चार्ट का फॉर्मेशन करता है। पेडिग्री चार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, और पेडिग्री चार्ट जो है वो हमें बता देता है कि आगे आने वाले जो आपकी प्रोजेनी है, ठीक है, आपके जो प्रोजेनी है उसको जो परसेंटेज है डिजीज कैरी करने के वो कितने के। ठीक है, पेडिग्री चार्ट से बेसिकली हमें पता क्या लगता है कि जो डिसऑर्डर है फैमिली में लगातार आ रहा है वो सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है, या फिर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। वो क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर? इस टाइप से पता लग जाता है, और वो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कैरी करके क्या बताते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक, वो क्या कर देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इतने परसेंटेज आपको खतरा है, आपकी बेबी, आपके जो प्रोजेनी है उसको खतरा है कि डिजीज हो जाए। ठीक है, तो वो करते क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग, इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग। ठीक, अब उसके बाद में क्या होता है कि मान लीजिए बेबी जो है आप चाहते हैं कैरी करना, ठीक है, कि परसेंटेज को छोड़ के आप लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 25% चांसेस ये भी हैं कि बेबी हेल्दी हो, उसको जो डिसऑर्डर है वो ना हो, डिजीज ना हो।
आप चाहते हैं कि बेबी कैरी करना, ठीक है। तो वो आपको क्या बताएंगे कि जो बीमारी है उसकी गंभीरता के बारे में बताएंगे कि अगर मान लीजिए हो गई तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा। या फिर आपको वो जो डिजीज है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? सपोर्टिव काउंसलिंग, ठीक, सपोर्टिव काउंसलिंग। उम्मीद है आपको ये जेनेटिक काउंसलिंग का जो टॉपिक है ये समझ आया होगा, ठीक। अब जेनेटिक काउंसलिंग जो है ये बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज दोनों टाइम कर सकते हैं, बिफोर मैरिज भी कर सकते हैं और आफ्टर मैरिज भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हिंदू समाज है हमारे, उसमें क्या होता है कि शादी करने से पहले कुंडली मिलाई जाती है, ठीक है, कुंडली मिलाई जाती है, जानते होंगे आप लोग। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या करते हैं, ये भी कुंडलियां मिलाते हैं, लेकिन ये वो वाली कुंडलियां नहीं मिलाते जो पंडित लोग मिलाते हैं। ये क्या करते हैं कि बेसिकली सबसे पहले जैसे मान लीजिए ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक, उसके अंदर कोई इसको जो प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक। दोनों जो कपल होते हैं जिनकी मैरिज होने वाली होती है उन दोनों के जो परसेंटेज होते हैं डिसऑर्डर के वो निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद में उसको मैच करते हैं कि इनके अगर बेबी हुआ तो उसको कितने परसेंटेज चांस हैं डिसऑर्डर होने के, कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर होने के, ठीक। तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन इस टाइप से निकालते हैं कि पता चल जाए कि डिसऑर्डर जो है इनके बेबी को हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो दो टाइप से कैरी हो सकती है, बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज, ठीक, बिफोर मैरिज। अब बिफोर मैरिज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जो कपल है जिनकी शादी होने वाली है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। वो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए या डिसऑर्डर के लिए वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ठीक। अब वो हेट्रोजाइगस हैं तो अगर मान लीजिए होमोजाइगस कंडीशन बन जाती है उनकी प्रोजेनी में, उनके बेबी में होमोजाइगस कंडीशन बन जाती है, तब वहां पर श्योर हो जाता है कि जो डिसऑर्डर है या जो डिजीज है वो प्रोजेनी को श्योरली होगी, ठीक है, वो होएगी होएगी। तो वहां पर क्या बताया जाता है कि ये जो मैरिज है ये ना करी जाए, ठीक है। और बेसिकली हमारी भी सोच क्या होनी चाहिए कि इसी टाइप की सोच होनी चाहिए, क्योंकि जो बेबी है अगर वो हेल्दी ना हुआ तो क्या फायदा है, ठीक। तो बेसिकली ऐसे कपल जो हैं इनकी शादी नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। जैसे हम लोग एक और बात करें, जैसे कि जो RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, इसकी चेकिंग जरूर करवानी चाहिए, ठीक है, इसकी चेकिंग जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक। डाइवोर्स वगैरह होते हैं लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए बिफोर मैरिज एक तो क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन है या फिर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है या फिर कोई और भी डिजीज हो सकती हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके भी चांसेस पता लग जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एज ज्यादा हो चुकी है तब वहां पर क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, इनके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्लियर। तो होता क्या है कि प्री हम लोग बात करें कि बिफोर मैरिज काउंसलिंग के कुछ एक बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, डीप फायदे होते हैं, और हमको ये करवाना भी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए बिफोर मैरिज काउंसलिंग करवाएंगे तो उसमें आपको पता क्या लगेगा, जो कपल है उसको पता क्या लगेगा, जो जेनेटिक काउंसलर होगा वो क्या बताएगा कि आपकी बेबी को इतने परसेंटेज चांसेस हैं कि ये डिजीज हो जाए, ठीक है। तो इससे होता क्या, बेसिकली जो कपल होता है उसको कम से कम पता होता है, उसको कम से कम पता तो होता है कि हमारे बेबी को ये डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो उससे वो डिसीजन ले सकते हैं कि ये बेबी है इसको अबॉर्ट करवाना चाहिए, ठीक है, या इसको कैरी करना चाहिए। अगर वो अबॉर्ट करवाते हैं तो उनकी मर्जी, क्योंकि डिसऑर्डर है बेबी को, नॉर्मल बेबी नहीं है। और अगर वो कैरी करना चाहते हैं तो कम से कम उनको पता हो कि हमारा जो बेबी है उसको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो इससे क्या हो जाता है कि जो कपल है वो तैयार हो जाता है उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, ठीक है, वो मेंटली तैयार हो जाते हैं, क्लियर। तो बिफोर मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग इस टाइप से होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आफ्टर मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग जो होती है, ठीक है, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग। आफ्टर मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि मैरिज हो चुकी है उसके बाद में बेबी नहीं हुआ, अभी तक बेबी नहीं हुआ है, ठीक है, बेबी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या बेबी कंसीव हो चुका है, बेबी कंसीव हो चुका है लेकिन बर्थ नहीं हुआ है। बर्थ होने से पहले, बेबी का बर्थ होने से पहले जो काउंसलिंग की जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक। अब उसमें होता क्या बेसिकली, उसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है, ठीक है, उसको चेक कर लिया जाता है,
अगर मान लीजिए बिफोर मैरिज आपने क्या करवाई, जेनेटिक काउंसलिंग करवाई, उसमें पता लगा कि आपके बेबी को जो चांसेस हैं प्रॉब्लम होने के, जो डिसऑर्डर है वो होने के, वो बहुत कम है, ठीक, जो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है, लेकिन उससे फिर क्या हुआ कि आपने बेबी कैरी कर लिया, कंसीव हो गया बेबी, तो उसके बाद में कोई श्योरिटी तो है नहीं, ठीक है, मान लीजिए चांसेस बहुत कम थे लेकिन फिर भी चांसेस तो थे, तो बेबी कंसीव हो गया, उसके बाद में क्या है कि कोई तरीका है कि अगर बेबी को डिजीज हो तो कैसे पता लगे, तो वहां पर हमारे पास तरीका क्या है कि आफ्टर मैरिज हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके क्या कुछ तरीके हैं हमारे पास, कुछ एक तरीके हैं जैसे कि एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस है, ठीक, सीवीएस है, सर्वाइकल क्या है हमारे पास, सीवीएस का तरीका है, एमनियोसेंटेसिस है, ठीक। हमारे पास ये क्या है कि कुछ एक तरीके हैं। सीबीएस को क्या बोलते हैं, सीबीएस को बोला जाता है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, क्या बोला जाता है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो एमनियोसेंटेसिस के अंदर होता क्या, बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि बेबी कंसीव हो चुका है और बेबी का जो गेस्टेशन पीरियड है वो लगभग 14 वीक्स है, इससे ज्यादा हो चुका है, ठीक है, 14 वीक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन 20 वीक से कम है, ठीक है, 20 वीक से कम है, 14 वीक से ज्यादा हो चुका है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं कि एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के अंदर होता क्या, बेसिकली हम लोग जानते हैं जो बेबी होता है इसको कुछ एक मेम्ब्रेन्स कवर करके रखते हैं बेबी को, ठीक है, एमनियोन, कोरियोन, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं। एमनियोन जो कवर करते हैं बेबी को, उसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लूइड होता है। एमनियोन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एमनियोनिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और वहां पर क्या होती हैं, कुछ एक सेल्स होती हैं, फीटस की सेल्स होती हैं, क्योंकि वहां पर फीटस डेवलप हो रहा होता है ना, तो कुछ एक सेल्स फ्री पड़ी रहती है वहां पे, ठीक। तो उन सेल्स को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, उन सेल्स को निकाल लिया जाता है, सेल्स को निकाल कर चेक कर लिया जाता है, ठीक है, उनका जो कैरियोटाइप है वो तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोप से उनकी जो व्यू ले सकते हैं हम लोग सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका, ठीक है। तो या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। इन सब प्रोसेस से क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ एक जो बातें हैं वो जान सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस कोरियोनिक विलस सैंपलिंग आफ्टर मैरिज जो जेनेटिक काउंसलिंग है, इसके अंदर हमें क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, कि ये करवाने के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि बेबी का बर्थ होने से पहले कर रहे हैं आप, ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में जांच जो है पहले कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस, क्या बोलते हैं, प्री नेटल डायग्नोसिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्री नेटल डायग्नोसिस, ठीक है। प्री नेटल डायग्नोसिस क्या है, वही है कि बेबी का बर्थ होने से पहले आप लोग उसके बारे में जान लेना चाहते हैं कि वो नॉर्मल है या डिजीज्ड है। तो एमनियोसेंटेसिस या फिर जो सीवीएस है, इसमें हमें क्या कुछ पता लग सकता है, आइए बात करते हैं। फर्स्ट क्या है कि सेक्स के बारे में पता चल सकता है, ठीक है, हालांकि सेक्स का पता करके जो मिसयूज है इस चीज का सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है, जो फीमेल बेबी होती है, ठीक है, फीमेल बेबी होता है उसको क्या करते हैं, अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो इसका क्या है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है यही है। सेक्स के बारे में कैसे पता लगता है कि हम लोग बार बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बार बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, जो सेल्स होती हैं, सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की पेरिफ्री पे आपको एक डार्क स्टेनिंग बॉडी दिखती है, क्या बोलते हैं उसको, बार बॉडी बोलते हैं। अगर ये बार बॉडी प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या, आपका जो बेबी है वो फीमेल है, अगर नहीं है तो वो मेल है, ठीक। तो सेक्स का पता इस टाइप से लग जाता है। हम लोग इनके बारे में जो नेक्स्ट बात है वो भी ज्यादा डीपली करेंगे, ठीक। जो नेक्स्ट आपको पता है वो क्या लगता है कि कॉन्जेनाइटल जो डिजीज है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज जो है जो बाय बर्थ होती है, ठीक, कॉन्जेनाइटल जो डिजीज है वो उसको है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है कि एमनियोसेंटेसिस के थ्रू क्या करते हैं, जो सेल्स हैं उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है, निकाल के उनकी डिटेक्शन की जाती है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली जो सेल्स निकालते हैं उनका नंबर कम होता है, तो सबसे पहले उन सेल्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ठीक है। लैब के अंदर क्या करते हैं, उन सेल्स की कॉपी तैयार कर ली जाती है, उनको नंबर बढ़ा लिया जाता है, ठीक, कल्चर करके। उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारे पास काफी होता है, और जो सेल्स होती हैं वो भी काफी होती हैं, और हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस सेल्स के ऊपर कर सकते हैं। क्लियर। तो कॉन्जेनिटल डिजीज जो है वो हमें कैसे पता लगेगी, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, वो कम है, या मान लीजिए कोई ज्यादा है, 21st ट्राइसोमी हो चुकी है, ठीक है, तो आपको क्या पता लगेगा
कि वहां पर ये बात श्योर हो जाती है कि जो बेबी है इसको क्या है, डाउन सिंड्रोम है, इसको क्या है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक, मान लीजिए आपको सेक्स पता लगा कि जो क्या है इसके अंदर जो बेबी है, ठीक है, वो फीमेल है, क्या है, वो फीमेल है, लेकिन आपको ये बार बॉडी से नहीं पता लगेगा। हम लोग बात करेंगे कि कॉन्जेनिटल डिजीज के अंदर अगर मान लीजिए किसी को टर्नर सिंड्रोम हो, ठीक है, तो इसका सेक्स क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। लेकिन सेक्स अगर कोई टर्नर सिंड्रोम है जिसको, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, एक्स एक्स जीरो नहीं है, सिर्फ एक्स जीरो है, तो उसका सेक्स नहीं पता लग सकता है, ठीक है, इस टेक्निक से। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इनका पता लग सकता है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे फिनाइलकेटोन्यूरिया है, अल्केप्टोन्यूरिया है, इनके बारे में पता लग सकता है, ठीक है। सर्टेन एंजाइम्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हम लोग इन डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है अब बातें आपको समझ आई होंगी कि आफ्टर मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग हम लोग किस टाइप से करवा सकते हैं, एम्नियोसेंटेसिस के थ्रू करवा सकते हैं, सीबीएस के थ्रू करवा सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। और उनके बारे में हमें पता क्या लगेगा कि सेक्स का बेबी का जो डिजीज है उसको है या नहीं है, या फिर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो उसको है या नहीं है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में, थोड़ा और डीप में बात करते हैं। प्री नेटल डायग्नोसिस जो है, आइए इस पे बात करते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ एक जो प्रोसेस है उनकी वजह से हमें प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में पता लग सकता है, ठीक है। मतलब डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि डिटेक्ट करना किसी चीज को, ठीक है, उसके बारे में जानना। प्री नेटल मतलब क्या है, बेबी का बर्थ होने से पहले, ठीक। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या है, पेडिग्री चार्ट। क्या है, पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट की हेल्प से क्या हो सकता है कि हम लोग जान सकते हैं कि जो बेबी कंसीव होने वाला है, जो बेबी है हमें, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या कुछ हो सकती हैं, जो बेबी हमें होने वाला है उसके अंदर हमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, हमने बात की थी कि पेडिग्री चार्ट जो है वो किस टाइप से तैयार किए जाते हैं, कि जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं वो आपसे क्या करते हैं, इंटरव्यू टाइप से आपसे बात करते हैं और वो पूछते हैं कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है इसमें किस किस को ये डिसऑर्डर था, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, या नॉर्मल मेल मान लेते हैं हम लोग, नॉर्मल मेल है, उसकी मैरिज जो है वो किससे हुई है, एक फीमेल से हुई है जो कैरियर है किसकी, हीमोफीलिया की, ठीक है। हीमोफीलिया के बारे में सब लोग जानते हैं। तो यहां पर अगर मैरिज होती है इनके बीच में, तो हम लोग भी नॉर्मली हम लोग भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है उसको हीमोफीलिया होने के चांसेस क्या कुछ हैं। तो आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच में अगर क्रॉस होता है, ठीक है, इनके बीच में अगर मैरिज होती है तो इनका जो बेबी है वो किस टाइप से हो सकता है। तो एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, फीमेल गैमेट को रख लेते हैं, ठीक, और एक तरफ मेल गैमेट्स को रख लेते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि जो बेबी है वो हीमोफिलिक होगा, कैरियर होगा, नॉर्मल होगा, इन तीनों बातों की, ठीक है। तो एक तरफ हमने क्या किए, फीमेल गैमेट रख लिए, ठीक, एक तरफ हमने क्या किए, फीमेल गैमेट रख लिए, इस तरफ एक तरफ क्या रख लिए, मेल गैमेट रख लिए। तो आइए जान लेते हैं हम लोग, अगर इस टाइप से मैरिज होती है, मतलब कैरियर जो फीमेल है उसकी मैरिज हो जाती है नॉर्मल मेल से, तो जो प्रोजेनी है उसके अंदर में जो डिजीज है, सॉरी, वो किस टाइप देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जो एक्स है ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल एक्स है, ठीक है। तो मतलब हम लोग बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है कि नॉर्मल मेल आ सकता है, ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि कैरियर फीमेल बन सकती है, ठीक है, कैरियर फीमेल बन सकती है, क्योंकि यहाँ से हीमोफिलिक जो जीन है जो कि एक्स लिंक्ड होता है वो आ चुका है इधर, और या फिर जो आपको मेल होगा, ठीक है, वो हीमोफिलिक हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या लगेगा कि जो फीमेल है, फीमेल को हीमोफिलिया नहीं होगा, फीमेल को हीमोफिलिया नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको गर्ल हुई, ठीक है, या अगर आपको बेबी है, अगर वो गर्ल है तो वो हीमोफिलिक नहीं होगी, कम से कम वो हीमोफिलिक नहीं होगी, ठीक है, उसको डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो कैरियर हो सकती है। 25% चांसेस हैं, सॉरी क्या है, अगर आपको गर्ल होती है, फीमेल चाइल्ड होता है, तो 50% चांस हैं गर्ल के नॉर्मल होने के, और 50% चांसेस क्या है उस गर्ल के कैरियर होने के, उस गर्ल के कैरियर होने के, देख सकते हैं हम लोग। और अगर आपको मान लीजिए मेल बेबी होता है, ठीक है, बॉय होता है, तो वहां पर क्या है कि 50% चांस है आपको नॉर्मल बेबी होने के, लेकिन 50% चांस है आपको हीमोफिलिक बेबी होने के। तो इस टाइप से क्या हो सकता है, हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 4 बेबी हुए, उनमें से 2 लड़कियां और 2
लड़के हैं, तो वहां पर क्या होगा कि चांसेस हैं 25%, 25% चांसेस हैं कि जो लड़का होगा, ठीक है, दो लड़के होंगे, उनमें से एक लड़के को क्या होना चाहिए, हीमोफीलिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग पेडिग्री चार्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक, क्लियर। और पेडिग्री चार्ट के अंदर सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग, इस टाइप से नहीं लिखते हैं, ठीक है। मेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर का यूज करते हैं, और फीमेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं, ठीक। तो इसका अगर हम लोग पेडिग्री चार्ट बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि जो मेल है ये क्या नॉर्मल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल मेल है, क्लियर, और जो फीमेल है वो क्या है, कैरियर है, ठीक है। तो कैरियर को हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से हाफ को शो कर देते हैं, ठीक, क्लियर। तो इसके बाद में क्या होगा, इनके बीच में क्या हो गई, मैरिज हो चुकी है, ठीक है। इनके बेबी जो हैं इस टाइप से मिलेंगे अपने को, ठीक। उनमें क्या होगा कि 2 फीमेल होंगी और 2 मेल होंगे, ठीक, अगर हम लोग इसको यहाँ पर बनाना चाहें तो, ठीक है। तो उनमें से एक जो फीमेल है वो नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है। एक जो मेल है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, और एक को हीमोफीलिया होगा, ठीक है, इस टाइप से, क्लियर। इस टाइप से क्या हो सकता है, पेडिग्री चार्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक, इंटरव्यू के बेस पे। तो यही था, पेडिग्री चार्ट की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं कि डिटेक्ट कर सकते हैं जो बेबी है उसको डिजीज होने के चांसेस हैं भी या नहीं है, क्लियर। और हमारे पास जो नेक्स्ट तरीका है वो क्या है, एमनियोसेंटेसिस। क्या है नेक्स्ट जो तरीका है, एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक। एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो बेबी होता है उसको कवर करते हैं मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जब बेबी यूट्रस में होता है तो उसको कवर करती है मेम्ब्रेन्स, कौन कौन सी, एमनियन और कार्योन, ठीक है। एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो कहां पर होता है, एमनियन जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कैविटी में होता है, ठीक है। तो वहां से क्या किया जाता है कि एब्डोमेन के थ्रू क्या होता है कि बेसिकली करते क्या हम लोग उसमें कि जो बेबी होता है, ठीक है, वो यूट्रस में होता है, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से मान लीजिए, ठीक, कि यहाँ पर बेबी है, ठीक है। सबसे पहला जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है। क्या की जाती है, सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी से होता क्या है कि जो बेबी है आपको उसकी पोजीशन का पता लग जाता है, जो बेबी है उसकी पोजीशन का पता लग जाता है, ठीक। उसके बाद में क्या किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, और सोनोग्राफी से होता क्या है कि आपको पता लग जाता है कि जो पोजीशन है बेबी की वो कहां पर है, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली ये जो एमनियोसेंटेसिस है वो कब किया जाता है, अबाउट 14th वीक, ठीक है, या फिर 15th वीक प्रेगनेंसी के, तब किया जाता है, ठीक। और इसके बाद में होता क्या है कि एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मान लीजिए यहाँ पर बेबी है, ठीक, इसको क्या कर रहे हैं, एमनियन मेम्ब्रेन कवर कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लूइड होगा, यहाँ पर जो फ्लूइड होगा माइक्रो नीडल की हेल्प से उसको निकाल लिया जाएगा, ठीक है, उसको सिरिंज से निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद में उसमें जो सेल्स होंगी उनको कल्चर कर लिया जाएगा। कल्चर करने के बाद में क्या करेंगे, जो सेल्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, और चेक कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एक जो हम लोग बात करें कि एंजाइम्स हैं वो एब्सेंट है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इसको कौन सी डिजीज हो सकती है। या फिर हम लोग कैरियोटाइप तैयार करते हैं तो हम लोग जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन है उनके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद में हमारे पास जो टेक्निक है वो कौन सी है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है, सीवीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो क्या है, सीवीएस या फिर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब बेबी जाइगोट जो होता है बेसिकली, ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है बेसिकली, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो ब्लास्टोसिस्ट होती है जब वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होती है, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, यूट्रस में कुछ एक कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है, उससे प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक। प्लेसेंटा काफी बड़ा टिश्यू होता है, ठीक है, मास ऑफ टिश्यू होता है, मास ऑफ सेल्स होता है, टिश्यू का काफी बड़ा एक हम लोग बोल सकते हैं कि गुच्छे के फॉर्म में होता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो क्या करता है, साइड से लगभग हाफ ऑफ द साइड से बेबी को कवर करता है, ठीक है, इस टाइप से क्या करता है, बेबी को कवर करता है। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, जो कोरियोनिक विलाई होती है, ठीक है, कोरियोनिक जो विलस होता है, वहां से हम लोग कुछ एक सेल्स ले लेते हैं, वहां से क्या करते हैं हम लोग कुछ एक सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। और ये कब किया जाता है, ये बेसिकली किया जाता है जब 8th to 10th वीक होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है, 8th to 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब ये किया जाता है। और एमनियोसेंटेसिस जो है बेसिकली हम लोग बात करें
कि जो एमनियोसेंटेसिस है उससे ही अच्छी टेक्निक है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जो है ये अच्छी टेक्निक है, ठीक है। और इससे बेसिकली होता क्या है कि जो अबॉर्शन है वो भी क्या हो सकता है, नॉर्मली कैरी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली मतलब है क्या कि एमनियोसेंटेसिस ये जो प्रोसेस है ये सेफ प्रोसेस है, ठीक है। और अबॉर्शन भी क्या होता है, सेफ होता है। कब? जब हम लोग बात करें कि 8th to 10th वीक होती है प्रेगनेंसी की, ठीक है। और यहाँ पर वीक ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर अबॉर्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। तो मतलब जो क्रोनिक विलर सैंपलिंग है ये अच्छी टेक्निक है, क्लियर। और इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली क्रोनिक विलेज सैंपलिंग के अंदर क्या करते हैं, जो वेजाइना होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर जो वेजाइना होता है वहां से हम लोग क्या करते हैं, नीडल डालते हैं, ठीक है। नीडल डालते हैं, स्पेसिफिक नीडल्स होती हैं वो डालते हैं, और वहां से क्या करते हैं, कोरियोनिक विलस जो होता है वहां से कुछ एक सेल्स ले लेते हैं, ठीक है, वहां से निकाल लेते हैं, क्लियर। निकालने के बाद में उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और इनमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो पता लग सकता है कि जो बेबी है उसको डिसऑर्डर है भी या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिटोस्कोपी का भी, फीटल ब्लड सैंपलिंग और मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग जो है इनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस में आइए बात करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है कि साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? साउंड वेव्स का, ठीक। और साउंड वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। जो ह्यूमन की रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इतनी होती है ह्यूमन की जो हेयरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि ह्यूमंस सिर्फ इतनी ही फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग नहीं सुन सकते, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ही यूज किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी में, ठीक। कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है? वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज टू 1.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक। इतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज की जाती है, क्लियर। और इसके अंदर बेसिकली क्या जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट, एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे काम आता है, ठीक है। क्या है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे काम आता है, ठीक। और उसमें बेसिकली क्या जाता है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। अब कैसे प्रोड्यूस किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से? हम लोग जानते हैं कि जैसे हम बात करें कि जो कुछ एक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक, जैसे लेड जर्कोनेट जो क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे लेड जर्कोनेट के जो क्रिस्टल हैं, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में करते क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर लेड जर्कोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और जब इनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इन पे, ठीक है, जब इन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब अप्लाई किया जाता है इन पे तो ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है कि साउंड वेव्स जो होती हैं, कौन सी? अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं इनको एक बार प्रोड्यूस कर लिया, अब हम जानते हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनको आगे जाने के लिए, आगे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए होती है? मीडियम की जरूरत होती है, ठीक। बिना मीडियम जो साउंड वेव्स होती हैं आगे ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, ठीक। तो अब इनको क्या किया जाता है, जब मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि एक हैंड हेल्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हाथ में पकड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि लेड जर्कोनेट क्रिस्टल्स होते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके वहां से क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। अब जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं ये आगे जाती हैं, ठीक है, आगे मीडियम के थ्रू आगे जाती हैं, और जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो क्या होती हैं कि वापस आ जाती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाती हैं। वहां पर डिपेंड क्या करता है कि मान लीजिए ज्यादा जो वेव्स हैं वो टकरा के वापस आ रही हैं, ठीक है, तो डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो ज्यादा है, और कुछ एक ही वापस आ रही हैं, ठीक है, थोड़ी जो साउंड वेव्स हैं वो वापस आ रही हैं, तो मतलब जो डेंसिटी वो कम है, ठीक है। तो उस हेल्प से
जो मतलब जो हमारे पास क्या आ रही हैं, जो साउंड वेव्स वापस आ रही हैं, ठीक है, जो साउंड वेव्स वापस आ रही हैं उनकी हेल्प से फिर क्या करते हैं कि जो ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक है, जो ऑसिलोस्कोप होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं फिर डिफ्रैक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है। ऑसिलोस्कोप जो होता है, ऑसिलोस्कोप जो होता है वहां पर फिर क्या होता है कि जो डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में हमें इस टाइप से ग्राफ मिलता है। क्लियर? तो ये जो ग्राफ है इसका पैटर्न अलग अलग होता है, ठीक है, हमें बेसिकली ग्राफ मिलता है और उसके बाद हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से क्या करते हैं कि जो सोनोग्राम है उसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसकी पिक्चर्स, इसको क्या करते हैं हम लोग पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है कि सोनोग्राम तैयार किया जाता है, ठीक है, सोनोग्राम तैयार कर लिया। और इसके हेल्प से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो बेबी है उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उनका पता लगाया जा सकता है, ठीक है, जो बेबी उनमें डिफेक्ट जो हैं उनका पता लगाया जा सकता है, ठीक। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि जो मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें क्या करते हैं, हैंड हेल्ड एक डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है, और वो भी क्या होता है अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर? और उसके अंदर बेसिकली जो वापस आने वाली साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, उसे डिटेक्ट कौन करता है, पल्स इको डिवाइस होता है एक, ठीक है, पल्स इको डिवाइस, पल्स इको डिवाइस उसे क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। और उस बेस पे फिर क्या कर लिया जाती है, इमेजिन जो हम लोग बात करें कि इमेज जो है उसको फॉर्मेशन कर लिया जाता है, ठीक। तो ये है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के, ठीक है, वो क्या कुछ है अल्ट्रासाउंड या फिर हम लोग बात करें अल्ट्रासोनोग्राफी के जो यूजेस हैं वो क्या कुछ है, हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, ठीक है, यूट्रस, इसके अलावा जो पैनक्रियाज है, ठीक है, लिवर है, इन सब का हम लोग, या किडनी है, कोई भी आप विसरल ऑर्गन ऑर्गन का एग्जांपल ले सकते हैं, उनके हम लोग क्या करवा सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के बाद में हमें क्या पता लग जाएगा कि जो हमारे पास जो हमारा विसरल ऑर्गन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक। तो इसके कुछ एक एडवांटेजेस भी हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के, वो क्या कुछ है कि ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज कर रहे हैं। तो ये कोई आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, ठीक है, तो इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होते हैं, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं, ये तेजी से हो सकती है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्या है इसके एडवांटेजेस हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फीटोस्कोपी होती है वो क्या कुछ होता है, ठीक है, फीटोस्कोपी। फीटोस्कोपी में क्या होता है कि बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया देकर, ठीक है, फीटोस्कोपी में क्या किया जाता है कि लोकल एनेस्थीसिया देकर जो फीमेल होती है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, वेजाइना के थ्रू एक ट्यूब को क्या किया जाता है, वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर तक क्या किया जाता है, उसको कैरी किया जाता है। और वहां पर करने के बाद में वहां पर होता क्या है कि जो ट्यूब होती है बेसिकली वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ट्यूब होती है, वो क्या होती है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ट्यूब होती है, ठीक। और उस ट्यूब में क्या होता है कि एक एंडोस्कोप भी होता है, ठीक है, एंडोस्कोप होता है, एंडोस्कोप होता है, ठीक, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ट्यूब होती है और उसमें क्या होता है, एक एंडोस्कोप होता है, ठीक। और उसको क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक। और उससे क्या होता है कि जो इमेज हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, एंडोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इमेज हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। और इमेज लेने से हमें पता क्या चलेगा कि अगर मान लीजिए कोई लिम्ब जो है वो अच्छा नहीं बना है, ठीक है, उसके अंदर कोई डिफॉर्मलिटीज है, किसके अंदर, लिम्स में, ठीक है, या हम लोग बात करें कि जो मॉर्फोलॉजी के अंदर कोई भी अगर मान लीजिए कोई एब्नॉर्मलिटी है, मॉर्फोलॉजी के अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी है, कोई जो हम लोग बात करें जो पैलेट है वो क्लेफ्ट है, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो उसका हम लोग पता लगा सकते हैं फिटोस्कोपी की हेल्प से, ठीक है। और ये कब किया जाता है बेसिकली, ये 12 टू 22 वीक्स जब हो जाते हैं, 12 टू 22 वीक्स जब हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, तब किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, रिस्क होते हैं अबॉर्शन के, ठीक है, अबॉर्शन के रिस्क होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीटल ब्लड सैंपलिंग के बारे में, ठीक, फीटल ब्लड सैंपलिंग के बारे में। तो इसमें क्या किया जाता है, फीटल ब्लड सैंपलिंग जो होती है इसमें क्या करते हैं कि जो अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है, अम्बिलिकल जो वेन होती है उससे क्या किया जाता है कि कुछ एक क्या करते हैं हम लोग, सेल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, माइक्रोनीडल की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, उसमें फीटोस्कोप का भी यूज किया जाता है, ठीक है। फीटोस्कोपी किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग, फीटोस्कोप की हेल्प से करते हैं, ठीक, फीटोस्कोप
फेटोस्कोप की हेल्प से क्या किया जाता है, फेटोस्कोपी की जाती है। और फेटोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, अम्बिलिकल वेन से इसकी हेल्प से मतलब क्या करते हैं, अम्बिलिकल वेन से हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्लड निकाल लेते हैं, किसका, फेटस का जो ब्लड होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक। इसके अलावा जो मैटरनल ब्लड होता है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मैटरनल ब्लड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक जो सेल्स होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मैटरनल ब्लड के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो उससे फिर होता क्या है कि हम लोग अगर मान लीजिए मैटरनल ब्लड लिया है तो वहां पर हमें कुछ जो एंटीबॉडी है वो दिखेंगी, अगर fetus की वो सेल्स हैं तो मैटरनल ब्लड के अंदर आने के बाद में वहां पर हमें कुछ एक एंटीबॉडी दिखेंगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मान लीजिए सेल ले ली हमने, उनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के जो डिसऑर्डर हैं उनका पता लगाने के लिए, ठीक। क्योंकि जो सेल होती है उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस इंडिविजुअल से रिगार्डिंग, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग है उसका क्या यूज है, ठीक है, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, ठीक है। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली जो मदर होती है, ठीक है, उसका ब्लड ले लेते हैं, ब्लड लेने के बाद में उस ब्लड को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसकी चेकिंग की जाती है। अब होता क्या है बेसिकली, जब एम्ब्रियो के अंदर जो फीटस अब बन रहा होता है, ठीक है, जो फीटस डेवलप हो रहा होता है, तो जब न्यूरल ट्यूब बनती है ना, जब क्या होता है न्यूरल ट्यूब बनती है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्लड के अंदर अल्फा, हमें एक प्रोटीन देखने को मिलता है, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है, ठीक है, हमें वो देखने को मिलता है, क्लियर। जब न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब क्या होता है, हमें अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो देखने को मिलता है, क्लियर। और वो सर्कुलेट करता रहता है, कब तक, जब तक न्यूरल ट्यूब जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी तरह मिल नहीं जाती, वो ट्यूब पूरी नहीं बन जाती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब न्यूरल ट्यूब बनती है तो इस टाइप से क्या होता है कि डिप्रेशन बनते हैं, ठीक है। डिप्रेशन बनने के बाद में, डिप्रेशन जब बनता है तो उसके बाद में ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होती है, ठीक, इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होती है, हम लोगों ने यहाँ से काट के इसको सामने से देखा इस टाइप से, ठीक। और ये ट्यूब जो होती है बाद में यहाँ से जो स्किन है ये मिल जाती है और ये पूरी जो ट्यूब है ये पूरी कैरी हो जाती है इस टाइप से। जब तक ये जो ट्यूब है स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जब तक ये बंद नहीं होती है तब तक अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो क्या है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि जब ये बन रही होती है तब ये अल्फा फीटोप्रोटीन की नीड होती है इसके बनने में, ठीक है। और मान लीजिए ये अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ये हमें ज्यादा टाइम तक देखने को मिल रहा है, ठीक है, 16 से 18 वीक हो चुके हैं और तभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वहां पर हमें एक केस जो सामने आता है वो होता है स्पाइना बाइफिडिया, स्पाइना बाइफिडिया, ठीक है। स्पाइना बाइफिडिया का मतलब क्या होता है कि बाइफिड है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाइफिड है, वो बंद ही नहीं हुई है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। अब होता क्या बेसिकली कि प्रीनेटल जो डायग्नोसिस है उसके कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास जो फीटस है उसकी सेल हमें पता सेल मिल जाए और सेल को हम लोग कल्चर करवा के उस सेल के बारे में सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि उसके जीन्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, उसका जो जीनोम है उसके बारे में जान सकते हैं। और जीनोम जो होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी होती है उस इंडिविजुअल के रिगार्डिंग। तो वहां पर सेक्स से लेकर उसके अंदर क्या कुछ डिफॉर्मिटीज हैं या डिसऑर्डर हैं उनका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली यूज किस चीज का किया जाता है कि जो फीमेल चाइल्ड होती है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड जो होता है उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। कुछ एक लोग क्या करते हैं इसका गलत यूज करते हैं, इन जो टेक्निक्स हैं इनका गलत यूज किया जाता है। वहां पर क्या होता है कि जो सेक्स रेशियो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्या है ड्रॉबैक्स हैं इन टेक्निक्स के, ठीक है। तो ये हमारा अप्लाइड जेनेटिक्स का चैप्टर है कंप्लीट होता है।